गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने अंडाणु जनन या oogenesis और इससे पहले स्पर्म की स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया था। जबकि अपन ने oogenesis या अंडाणु जनन में इसकी नॉर्मल परिचय ही देखा था कि कहते किसे हैं, किस प्रकार का संरचना इसमें बनती है, वो कैसी होती है, बड़ी होती है, अगतिशील या नॉन मोटाइल होती है, ये अपन ने जान लिया था। अब आगे क्या होता है, किस तरह से प्रीमोडियल जर्म सेल्स में माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन होने से ओवम का निर्माण होता है, उसको अपन डिटेल से समझेंगे। तो ध्यान से सुनना कि ये जो ओवम बन रहा है oogenesis की क्रिया के माध्यम से, ये इसके 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं, वो अपन को समझना बहुत जरूरी है कि जो अंडाणु है जिसे हम बोल रहे हैं ओवम, इसके 3 महत्वपूर्ण काम है। फर्स्ट काम तो यही है कि जाइगोट के निर्माण के लिए एक ओवम के द्वारा हैप्लॉइड क्रोमोसोम का सेट प्रदान किया जाता है। एक सेट तो ओवम प्रदान करेगा और दूसरा सेट स्पर्म प्रदान करेगा, तो n और मिलके 2n हो जाएंगे, तो ही तो बनेगा जाइगोट। तो यहां पे अपन क्या बताएंगे, इसके द्वारा जाइगोट जिसे अपन बोलते हैं युग्मनज के लिए n, जिसे बोलते हैं अपन हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का एक सेट उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक काम तो इसका ये हो गया। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम यह है कि यह विकसित हो रहे या नए बन रहे जाइगोट के लिए साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य की व्यवस्था करता है, क्योंकि स्पर्म के पास तो साइटोप्लाज्म नाम मात्र का भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपन ने देखा था कि उसका जो न्यूक्लियस का भाग था हेड वाले भाग में, वो न्यूक्लियस के पास तो कुछ नहीं है क्रोमोसोम्स के अलावा। उसने तो साइटोप्लाज्म से पानी और आरएनए निकाल दिया था बाहर, और सारी जो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन थे, उसके स्थान पर हिस्टामिन ने ले लिया है, प्रोटीनिन ने ले लिया है। तो एक स्पर्म के पास तो साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है नाम मात्र का भी। अपन बोल सकते हैं कि नाम मात्र का साइटोप्लाज्म होता है स्पर्म के पास, लेकिन एक ओवम के पास होता है। तो एक जाइगोट के लिए साइटोप्लाज्म की व्यवस्था भी ओवम ही करता है। तो दूसरा काम क्या हो गया, यह जाइगोट के लिए साइटोप्लाज्म, जिसे अपन बोलते हैं कोशिका द्रव्य, भी प्रदान किया जाता है, क्योंकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नाम मात्र का होता है। ये चीज ऐड करनी है आपको। तो ये 2 महत्वपूर्ण काम हो गए। तीसरा ये है कि यह विकसित हो रहे एम्ब्रियो या भ्रूण के लिए पोषण की व्यवस्था भी करता है। यह विकसित हो रहे भ्रूण से बोलते हैं अपन एम्ब्रियो के लिए पोषण, न्यूट्रिशन भी प्रदान करता है। यानी जो एम्ब्रियो, अच्छा स्पर्म और ओवम के मिलने से फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना,
जायगोट में फिर विदलन स्टार्ट होगा जिसे बोलते हैं क्लीवेज, फिर वो एम्ब्रियो विकसित होता चला जाएगा। तो जो विकसित हो रहा एम्ब्रियो है उसके लिए पोषण की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो कौन उपलब्ध करवाएगा? ओवम ही उपलब्ध करवाता है। तो ये इस ओवम के या अंडाणु के 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं जो अपन को पता होने चाहिए। ये तो मैंने कुछ आपको अतिरिक्त बता दिया है। अब oogenesis की क्रिया में सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि oogenesis की क्रिया को भी 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। 3 उप अवस्थाओं में, 3 सब फेज। कौन कौन सी है? फर्स्ट तो वही गुणन अवस्था, फिर कौन सी आएगी? वृद्धि अवस्था, और लास्ट कौन सी? परिपक्वन अवस्था। गुणन अवस्था को क्या बोलते हैं अपन? मल्टीप्लिकेशन फेज। और वृद्धि प्रावस्था को क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। और परिपक्वन को मैच्यूरेशन फेज, जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस भी देखा था। अब डिटेल में अपन बात करेंगे कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन अवस्था में क्या होता है, फिर वृद्धि अवस्था या ग्रोथ फेज में क्या होता है, फिर परिपक्वन या मैच्यूरेशन फेज में क्या होता है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आती है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसे बोलते हैं गुणन प्रावस्था या फेज। तो इस फेज में होगा क्या कि जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स होती है, जनन कोशिकाएं जो होती है, वह माइटोसिस डिवीजन द्वारा विभाजित होगी या डिवाइड होगी और ऊगोनिया सेल्स बनाएगी, जिन्हें अपन ऊ मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, इसमें क्या हुआ? प्री मोडियल, या वो चार्ट ही बना देता हूं आपके सामने में। कहां से स्टार्ट हो रही है कहानी? प्री मोडियल जर्म सेल। इसमें क्या हुआ? माइटोसिस डिवीजन। कौन सी सेल्स बनी? ऊगोनिया। ऊगोनिया, जिसे ऊ मदर सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखा आपने, प्रीमोडियल जर्म सेल्स या जनन कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन होता है तो ऊगोनियल सेल या ऊ मदर सेल्स बनती है। फिर से इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है कई बार। तो फिर से ऊगोनियल सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ तो कौन सी सेल्स बनेगी? प्राइमरी oocyte सेल्स। प्राइमरी oocyte सेल्स। और कुछ पोषक कोशिकाएं भी बनती है जिन्हें न्यूट्रिशन सेल्स बोलते हैं। प्लस कुछ क्या बनी? न्यूट्रिटिव सेल्स, जिन्हें बोलते हैं पोषक कोशिकाएं।
जैसे ही उगोनियस सेल या उमदर सेल में माइटोसिस डिवीजन फिर से हुआ तो प्राइमरी oocyte सेल्स प्लस कुछ न्यूट्रिटिव सेल्स जिन्हें पोषक कोशिकाएं बोलते हैं बनती हैं। ये जो पोषक कोशिकाएं मैंने बताई है आपको, ये कैसी होती है? 2n यानी कि डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। इतना क्लियर है? अच्छा, ये सारी कहानी कौन सी फेज में हो रही है? गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज में। तो ये लो, मल्टीप्लिकेशन फेज, एक फेज क्लियर हो गई अपनी। इसके बाद जस्ट कौन सी फेज आएगी? ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। तो इसमें क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte सेल्स होती है, इनके आकार में यानी कि इन सेल्स के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में आकार में इनमें बहुत वृद्धि होती है, यानी पहले की अपेक्षा ये डबल हो जाती है, जिसे अपन ग्रोथ फेज बोल रहे हैं। इस ग्रोथ फेज को डिटेल से अपन को समझना है। यहां पे मैं लिख रहा हूं वापस से इसका नाम, प्राइमरी oocyte सेल। कौन सी अवस्था है? ग्रोथ फेज। अब इस ग्रोथ फेज में होगा क्या? सभी प्रकार की जो प्राइमरी oocyte सेल्स होती है, इस अवस्था में अपने आकार में वृद्धि करती है, अर्थात यह अपने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के आकार को डबल कर लेती है। कैसे? प्रोटीन सिंथेसिस द्वारा ये प्रोटीन को संग्रहित करेगी। क्या क्या हुआ इसमें? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म के आकार में वृद्धि हुई। कैसे हुई? प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा प्रोटीन का संग्रहण किया गया। तो जो प्रोटीन पहले थोड़ा सा ताप ज्यादा हो जाएगा तो आकार अपने आप बढ़ेगा। इसके साथ ही इसमें कुछ अपन जान रहे हैं कि जब उगोनियल सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है तो प्राइमरी oocyte सेल्स और कुछ न्यूट्रिटिव सेल्स या पोषक कोशिकाएं बनती है। ये पोषक कोशिकाएं और कुछ पुटकीय कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, इस प्राइमरी oocyte सेल्स की आकार में वृद्धि करवाती है उन्हें पोषण देकर। तो कौन कौन सी सेल्स बताई मैंने? ये हटा दे रहा हूं। ये समझ लिया। एक तरफ तो है न्यूट्रिटिव सेल्स प्लस फॉलिक्यूलर सेल्स। इन फॉलिक्यूलर सेल्स को बोलते हैं पुटकीय कोशिकाएं। ये दोनों पोषक कोशिकाएं प्राइमरी oocyte सेल को पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? प्राइमरी oocyte सेल को पोषण प्रदान करती है। इस पोषण के कारण इसके आकार में ग्रोथ होती है।
यानी न्यूट्रिटिव सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स, ये दोनों पोषक कोशिकाएं होती है जो प्राइमरी oocyte सेल को पोषण प्रदान कर उसके आकार में वृद्धि करवाती है। क्लियर है? इसके साथ ही इस प्राइमरी oocyte सेल में यॉक, YOL के यॉक जिसे बोलते हैं पित्तक, का भी कलेक्शन या संग्रहण किया जाता है, जो बनता तो लीवर में है। बनता कहां पे? ये लीवर में। लीवर को बोलते हैं अपन यकृत। जो यॉक या पित्तक होता है वो बनता तो लीवर या यकृत में है, लेकिन ब्लड के द्वारा होते हुए यह इन प्राइमरी oocyte सेल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब इस अवस्था को यानी कि ग्रोथ फेज को निम्न 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। इस ग्रोथ फेज को भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो ये डिटेल में मैंने समझा दिया है। प्रोटीन सिंथेसिस द्वारा प्रोटीन का संग्रहण होगा, न्यूट्रिटिव सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स द्वारा पोषण प्रदान करके इसकी साइज को बढ़ाया जाएगा, यौग का संग्रहण किया जाएगा। अब जो यौग का संग्रहण हो रहा है, जो कलेक्शन हो रहा है, या इस ग्रोथ फेज को 2 उप अवस्थाओं में विभाजित कर दिया है। कौन कौन सी है? फर्स्ट, प्री वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज, और सेकंड आ जाती है वाइटेलोजेनेसिस। ये 2 उप अवस्थाएं होती है ग्रोथ फेज की। प्री वाइटेलोजेनेसिस यानी कि पित्तक पूर्व वृद्धि काल, और ये पित्तक काल। प्री का मतलब पहले का, वाइटेलोजेनेसिस में पित्तक निर्माण की क्रिया वाइटेलोजेनेसिस कहलाती है। तो प्री वाइटेलोजेनेसिस या पित्तक पूर्व है, इसको क्या बोलेंगे अपन? पित्तक पूर्व वृद्धि काल, और इसे बोलेंगे पित्तक काल या पित्तक निर्माण, जो भी बोलना चाहो। तो इस फर्स्ट फेज में क्या होगा, प्री वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज में, कि इसमें प्राइमरी oocyte सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वाले भाग में ही वृद्धि होती है। अतः इसमें किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है। ग्रोथ फेज है तो डिवीजन तो होगा ही नहीं, ओनली वृद्धि ही होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, ओनली साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte सेल के किसमें वृद्धि हो रही है? ओनली साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस में वृद्धि हो रही है। किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं हो रहा है, या यौग का संश्लेषण इसमें नहीं किया जा रहा है। बस ये 2 ही काम हो रहे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में वृद्धि हो रही है बस। लेकिन जो वाइटेलोजेनेसिस सेकंड फेज है, इसमें जो फूड कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में कोशिकाओं के अंदर संग्रहित रहता है, उसे संचित किया जाता है, जिसे सम्मिलित रूप से यौग कहते हैं। यानी कि इस सेकंड फेज में यौग को संग्रहित किया जाएगा, पित्तक को संग्रहित किया जाएगा। तो इसमें जो फूड संचित किया जाता है वो कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट
इनके रूप में संचित किया जाता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, यौग पित्तक। तो ये हो जाएगी वाइटेलोजेनेसिस या पित्तक निर्माण की क्रिया, जो किसकी उपावस्थाएं हैं, ग्रोथ फेज की। क्लियर है? यानी कुल मिला के ऑल ओवर कहानी एक ही है कि इस ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी oocyte सेल बनी है मल्टीप्लिकेशन फेज के तुरंत बाद, उसके आकार में वृद्धि की जाएगी ताकि मैच्योरिंग डिवीजन या परिपक्वन विभाजन हो सके। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन थर्ड फेज की, मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन विभाजन की। इतना समझ में आ गया होगा आपको? अच्छी बात है। अब आगे क्या होगा इस प्राइमरी oocyte सेल में? फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन या फर्स्ट परिपक्वन विभाजन, जो कौन से प्रकार का होता है, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा कौन सा होगा, मियोसिस सेकंड, जिसे अपन सम अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। तो ये कौन सा है, मियोसिस फर्स्ट। तो इसके माध्यम से कौन सी सेल्स बनेगी, सेकेंडरी oocytes सेल। ये सेकेंडरी oocyte सेल्स में फिर सेकेंड, अच्छा एक चीज अपन को यहां पे ध्यान देनी है, इस प्राइमरी oocyte सेल में ये सेल जब ग्रोथ अपना पूरा ग्रोथ प्राप्त कर लेती है, पूरी यह वृद्धि कर लेती है, तो उस टाइम समजात गुणसूत्रों के इसमें जोड़े बनते हैं। मियोसिस डिवीजन में वही तो कहानी अपने पढ़ी है अर्धसूत्री विभाजन में। तो समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनेंगे और इसी डिवीजन के टाइम इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म में एक छोटा सा उभार बन जाता है, जिसमें एन हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि ये प्राइमरी oocyte सेल है, इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जब हो रहा होता है तो उसी टाइम इसके साइटोप्लाज्म में कुछ उभार बनता है, जैसे ये उभार बन गया ऐसे। इसमें इस न्यूक्लियस का आधा भाग इसमें ट्रांसफर हो गया, यानी एन हैप्लॉइड न्यूक्लियस या अगुणित केंद्रक इसमें स्थानांतरित हो जाता है। तो ये धीरे धीरे इससे अलग भी हो जाएगा ऐसे। ये लो, कैसे अलग होगा, धीरे धीरे इससे ये अलग भी हो गया। ये कहलाता है, ये कहलाती है पोलर बॉडी। नाम सुना होगा आपने, पोलर बॉडी। और वो सेल जिसके पास अधिकतर साइटोप्लाज्म और ये आधा बचा हुआ एन हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ये कहलाती है फिर सेकेंडरी oocyte सेल। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में तो ओनली यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनी थी, लेकिन यहाँ पे दो प्रकार की सेल बनेगी मियोसिस डिवीजन के बाद, एक तो सेकेंडरी oocyte सेल प्लस एक पोलर बॉडी। तो यहाँ पे अपन प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी ये बन जाएगी। क्लियर है? फिर से अपन को पता है कि सेकेंडरी oocyte सेल्स में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है, जिसके कारण ये डिवीजन किसमें होगा, सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन इसमें होगा। तो इससे भी दो प्रकार की अनियमित कोशिकाएं बनेगी, एक तो ओवम और एक पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी, और ये जो पहले पोलर बॉडी बनी थी इसमें भी सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन होता है और इससे दो पोलर बॉडी और बन जाती है। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 कोशिकाएं बनती है, जिसमें एक तो कहलाती है सबसे बड़ी वाली ओवम, और बाकी की ये तीनों
पोलर बॉडीज। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही मियोसिस सेकंड हुआ इसमें क्या बना, ओवम प्लस सेकंड पोलर बॉडी। ओवम ही तो बन रहा था अपनी इस क्रिया में, ऊजनेसिस इसे बोल रहे थे, ये लो बन गया है। लेकिन यहां पे अपन को ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पोलर बॉडी बनी है 1 2 3 और ये 4 या ये 3 मान लो, यह इनमें साइटोप्लाज्म की मात्रा न के बराबर होती है, जिसके कारण ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। तो बचा क्या, ओवम ही बचा फिर। या फिर कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये जो ये पोलर बॉडीज जो है ये विकसित हो रहे ओवम को पोषण प्रदान करती है, और कुछ ये मानते हैं कि ये साइटोप्लाज्म तो होता नहीं है ये इनमें, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से अपन ऊजेनेसिस की क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। अब अपना इसमें इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऐसे जैसे बनाया ना, मैंने आउटलाइन बनाया आज, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको अच्छे से डायग्राम बना के फिर से समझेंगे, ताकि अपन को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे जब मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होगा तो एक सेकेंडरी oocyte सेल बनेगी प्लस एक पोलर बॉडी बनेगी ऐसे। फिर इस सेकेंडरी oocyte सेल में फिर से मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा तो 2 अनियमित कोशिकाएं बनेगी, एक तो ओवम बनेगा और एक फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी इसमें भी सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होता है, जिससे 2 पोलर बॉडी और बन जाती है। तो इस प्रकार इस मियोसिस सेकेंड में एक तो ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडीज बन के तैयार हो जाती है। तो टोटल 4 कोशिकाएं हो गई। ये 3 पोलर बॉडीज तो साइटोप्लाज्म के अभाव में नष्ट हो जाती है, और ये ओवम जो क्या है, एक फीमेल गेमीट है, युग्मक है, ये आगे की क्रिया में भाग लेता है, जैसे फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा, स्पर्म के साथ मिलकर जाइगोट बनाएगा, फिर एम्ब्रियो या भ्रूण बनाएगा। ठीक है, तो ये थी ऊजेनेसिस की क्रिया, जिसको अपन ने, अच्छा ये कौन सी अवस्था थी, ये हटा देता हूं, समझ लिया है आपने। ये कौन सी अवस्था थी, मैच्योरेशन फेज। क्लियर है? तो ये मैंने आपके सामने एक चार्ट भी बना दिया है साथ के साथ, और इस क्रिया को समझा भी दिया है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।